सनसनी, खुलासा, बड़ी खबर। आरोपी गिरफ्तार। क्या क्राइम को रिपोर्टिंग के नजरिए से बस ऐसे ही देख सकते हैं? पहले तो ये म्यूजिक चेंज करो यार। मुझे लगता है कि हमें हमारे सवाल भी बदलने चाहिए और क्राइम रिपोर्टिंग का लेंस भी। आरोपी, पीड़ित और अपराध, सिर्फ ये 3 पहलू थोड़ी हैं। इस पूरे अपराध की जड़ तक पहुंच के उसको एक कहानी का आकार देने वाली भी कोई है, जिसकी दुविधाएं और रणनीतियां अक्सर कहानी के पीछे ही छुपी रह जाती हैं। निरंतर रेडियो पर द थर्ड आई प्रस्तुत करती है एफ रेटेड इंटरव्यूज, जिसके पहले सीजन में मिलते हैं महिला क्राइम रिपोर्टर से, जो हमें लेके जाएंगी सनसनी और ब्रेकिंग न्यूज के पीछे के रोजमर्रा में। यहाँ पत्रकारिता में माहिर होना तो जरूरी है ही, पर जासूस भी बनना पड़ता है। मैं माधुरी और मैं जूही मिलकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अपराध को नारीवादी नजरिए से देखा जा सकता है, और रिपोर्टिंग से इसकी क्या छवि हमारे दिमाग में बनती है। ये इंटरव्यू शो उन तमाम जगहों पर एफ रेट माने फेमिनिस्ट सोच को टटोलने की एक कोशिश है, और हमारा एक ही तरीका है, हम तो सवाल पूछेंगे। इस एपिसोड में मिलते हैं नेहा दीक्षित से। एक थोड़ी सी इंटरसेक्शनल अप्रोच रखने की ज़रूरत है क्राइम रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग सिर्फ क्राइम नहीं है। क्राइम में जेंडर भी इंटरसेक्ट करता है, क्राइम में हेल्थ भी इंटरसेक्ट करता है, क्राइम में पॉलिटिक्स भी इंटरसेक्ट करती है, क्राइम में सोशल जस्टिस भी इंटरसेक्ट करता है, क्राइम में इकोनॉमी, कल्चर, हर चीज़ इंटरसेक्ट करती है। तो उसको थोड़ा उसको ब्लैक एंड वाइट तरीके से आप नहीं देख सकते। नेहा दीक्षित एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो पिछले 16 सालों से सोशल जस्टिस, जेंडर और पॉलिटिक्स के मुद्दों को कवर करती हैं, रिसर्च करती हैं, उन्हीं के शब्दों में इन्वेस्टिगेट करती हैं। उनकी रिपोर्ट्स एक नैरेटिव फॉर्मेट में अल जजीरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स, कारवान, आउटलुक, द वायर ऐसे कई जगहों पर प्रकाशित हुई हैं। वो पॉडकास्टर भी हैं, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं। कई सारे फॉर्मेट्स से होते हुए उन्होंने क्राइम को कैसे समझा है, दबंग एनकाउंटर्स, खुफिया इन्वेस्टिगेशन की रटी रटाई छवियों को कैसे ऑब्जर्व करते करते उलट पलट किया है, वो इस एपिसोड में बताती हैं। एक स्टोरी मैंने करी थी, तब मैं एक टीवी चैनल के लिए काम करती थी। उस वक्त 2010 की बात है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि पुलिस ज़्यादातर ऑनर किलिंग्स में इन्वॉल्व होती है। उससे पहले भी मैंने कई सारे केसेस ऑनर किलिंग के कवर किए थे, मगर ये स्टोरी मैं एक इन्वेस्टिगेशन टीम में थी, तो हम लोग बेसिकली वो स्टिंग ऑपरेशन था। अब मैं स्टिंग ऑपरेशंस नहीं करती, मगर उस वक्त करते थे। तो उसमें आई वॉज पोजिंग एक लड़की जो किसी लड़के के साथ भाग गई है, और मेरी जो फैमिली, जो मेरे टीम मेंबर्स, जो मेरे कॉलीग्स, जो मेरी फैमिली बन के अलग अलग पुलिस थानों में गए थे, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो रोहतक हो, या बहुत सारी जगह, वह हर पुलिस वाले ने कहा कि बहुत गलत किया है लड़की ने, लड़की को मार के काट के नाले में फेंक दीजिए, और उसका दूसरे पुलिस स्टेशन में मिसिंग का रिपोर्ट लिखा दीजिए ताकि कवर अप कर सके, और लड़के को पकड़ के हम दिखा देंगे कि 4 किलो RDX मिला था। और उसमें फिर एक रोहतक पुलिस स्टेशन में एक्चुअली जब हम फाइनली, मेरे जो भाई बना था एक रिपोर्टर, उसने जाके कहा कि हमें खबर आई है कि लड़का लड़की उस मंदिर में आए हैं। तो पुलिस वाले आए और वो हमें पकड़ के ले गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन ले गए तो जो मेरा बॉयफ्रेंड बना था तो उसको तो अंदर पुलिस थाने में ले जाके उन्होंने खूब सारे डंडे मारे, और मुझे उन्होंने गन दिखा के, लिटरली लाइक गन दिखा रहे थे वो मुझे, पुलिस SI, और वो कह रहा था कि अपने घर वालों के साथ चली जा, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। मुझे एक्चुअली बहुत हंसी आ रही थी जब वो ऐसे बोल रहा था, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट। और इवेंचुअली उन्होंने मुझे और जो मेरा बॉयफ्रेंड बना था, हम दोनों को, मेरी जो एडिटर थी वो मेरी माँ बनी थी, तो उन दोनों को सौंप दिया कि ताकि वो हमारी ऑनर किलिंग कर ले, और 6,000 रुपये की घूस भी ली थी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व। तो जो सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन है वो भी तो काम करता है ना। तो ऐसा क्लियर कौन कह सकता है कौन क्रिमिनल है या कौन नहीं है, जब तक आप थरली इन्वेस्टिगेट ना करें।
enacting a crime scene. And And it's scary. it's almost farcical. It's like your editor is there. It's like ये और मेरी उसने ये बेटी भी कहा, जो मेरी माँ बनी थी एडिटर, उनको समझा रहा था पुलिस वाला, और आंटी जी आप और कॉन्वेंट में भेजो पढ़ने के लिए, और ये आप जो है मोबाइल फ़ोन दे दिया ना और लड़की का बैग नहीं चेक करते थे, इसीलिए ये सब हुआ है. आई मीन इट्स सो कॉमन, जस्ट द फैक्ट दैट वी वर प्रिविलेज्ड, हम कर रहे थे ना, वी वर स्टेजिंग दिस सिचुएशन. बट कितने सारे ऐसे केसेस हुए, मनोज बबली का केस हुआ था कैथल में हरियाणा में, ऐसे बहुत सारे ऑर्डनरी किलिंग्स के केसेस हैं जिसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बड़ी रोमांटिक पिक्चर ड्रॉ की गई है मीडिया में, पॉपुलर मीडिया में. इन योर एक्सपीरियंस क्या है इन्वेस्टिगेशन करना व्हेन पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें हैं? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इन्वेस्टिगेशन मीन देन? मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का हुआ है, ये सिर्फ हुआ है. आप ज़मीन पे रह के अलग अलग चीज़ें समझकर उनको जोड़ दें, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कहलाता है, जो ज़्यादातर बहुत सारे पत्रकार करते हैं. बस ये है कि उनको वो ठप्पा नहीं मिलता है कि वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं. मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि एक आपको याद होगा 2019 में पवन जायसवाल ने एक रिपोर्टर थे जिन्होंने मिर्ज़ापुर में एक स्टोरी करी थी कि स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को नमक और रोटी दी जा रही है ना, और उसके बाद उनके ऊपर यूपी सरकार ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस पे लगाया था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी. क्या ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है कि मिड डे मील के लिए इतना पैसा खर्चा जा रहा है और वो बच्चे जो कुपोषित है, जो स्कूल नहीं आ पाते हैं और किसी कारण से मिड डे मील शुरू हुआ था हमारे देश में, उनको रोटी और नमक दिया जा रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ बच्चों की शिक्षा बट उनकी सेहत पे से भी जुड़े हुए हैं. अब ये बात कोई मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार लेकर सामने आ रहा है और उससे हम समझ रहे हैं कि अच्छा मिड डे मील तो चलती है मगर बच्चे बेटर क्यों नहीं हो पा रहे हैं हेल्थ की तरीके से. तो ये भी तो एक कड़ी है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, है ना. जो भी लंबे समय पे से एक किसी चीज़ पे काम कर रहा है और सारी कड़ियों को जोड़ सकता है, वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट. तो वो आप जब तक कूड़ा काम नहीं करेंगे तो तब तक आप अपने आप को स्पेस नहीं देंगे उसके बारे में पढ़ने की, रिसर्च करने की, और अलग अलग कोनों में जाके अलग अलग तरीक़ों से लोगों से मिलने की. इसमें लेग वर्क या कूड़ा काम जो आपने बोला था, आप उसको अगर आप खोल सकते हो फिर इन्वेस्टिगेशन में. अगर एक बहुत ही फेमस कोट है जो मुझे पता नहीं किसने कहा है, बट ये कहा जाता है कि एक रिपोर्टर के लिए उसके दिमाग से ज़्यादा उसके पैर ज़रूरी है. सो बेसिकली दिमाग में तो बहुत कुछ है बट अगर पैर उस जगह तक पहुँचे नहीं तो वो नहीं हो सकता है. जो कूड़ा काम की आप बात कर रहे हैं, ये मैं सभी को ये बात कहती हूँ क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है. जो भी रिपोर्टिंग करना चाहता है और किसी न्यूज़ रूम में या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ कर करना चाहता है, तो आप ये समझ लीजिए कि शुरू में आपको 1-2 साल कूड़ा काम करना पड़ता है. और वो कूड़ा काम कॉपी पेस्ट करने से लेके जनरली एडिटिंग करना या किसी मैगज़ीन का या अखबार का पेज बनाना, या फिर आपको जो पीटीआई या रॉयटर्स से खबर आ रही है उसको थोड़ा क्लीन करके छापना, ये सारा कूड़ा काम होता है. जो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जो भी रिपोर्टर बनने की ख्वाहिश रखता है वो सोचता है हम सीधे अब जाएंगे सीरिया जाएंगे और इधर जाएंगे तालिबान पर स्टोरी करेंगे और अभी ये बहुत भयंकर कुछ स्कैम निकालेंगे, बट उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है. एंड द कूड़ा काम इज़ हेल्पफुल क्योंकि आप सिस्टम समझ जाते हैं. इट्स वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम कि आप उसको बाद में नेविगेट कर सकें और आपको पता चले कि कैसे किसी स्टोरी को पिच करना है, कैसे किसी स्टोरी को कंसेप्चुलाइज करना है, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है किसी स्टोरी को रिपोर्ट करने की. मान लीजिए आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे स्टोरी करना चाहते हैं, है ना. तो आप जब तक सिस्टम नहीं समझेंगे कि उसमें एक न्यूज़ पेग भी होना चाहिए, वो न्यूज़ साइकिल से जुड़ा भी होना चाहिए,
और अगर ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक एक्टिविस्ट से बात करना ज़रूरी नहीं है, या एक पुलिस वाले से बात करना ज़रूरी नहीं है, या आप ट्रैफिकिंग को सिर्फ जैसे एक पॉपुलर परसेप्शन में एक कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन के का ही को ही समझा जाता है ट्रैफिकिंग। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक्टिविस्ट से बात कर लिया ठीक है, पुलिस वाले से बात कर लिया ठीक है, मगर हो सकता है कोई वकील ही हो जो ट्रैफिकिंग के केसेस लड़ रहा हो, तो आप उन वकील से जाके मिलेंगे तो आपको केसेस में मिलेंगे। अगर आपको केसेस मिलेंगे तो आप फर्स्ट हैंड किसी से भी सुन सकते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी हुई हैं। तो इसलिए कूड़ा काम करने के लिए यू हैव टू बी ब्रेव इनफ। 1-2 साल ब्रेवली उसको निकाल दो, उसके बाद यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरा एक सवाल जो आपने आगे रेफ़र किया था और आप जो अब तक बात कर रही हैं ना, तो आप क्रिमिनल्स को बहुत अलग नज़रिए से, मतलब वो भी तो कुछ लर्निंग होगी, कुछ ट्रेनिंग होगी कि आपका अटैक ये नहीं कि ये तो ख़राब इंसान, अरे इसका तो खुलासा करना है, आपकी बिल्कुल लैंग्वेज वैसी नहीं है। तो नेहा, ये नज़रिया एक रिपोर्टर का क्राइम को लेके कैसे बनता है और ये नज़रिया क्या है? देखिए, एक तो कन्वेंशनली क्राइम रिपोर्टिंग होती है जो आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो स्पेशली टीवी न्यूज़ ने उसको इतना ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर दिया है, उसका क्या कहते हैं, उसको रिक्रिएट करके सीन्स और ये वो बहुत ही, तो एक वो परसेप्शन ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग है विच इज़ अ वेरी मेल वे ऑफ रिपोर्टिंग क्राइम। नॉट दैट आई एम सेइंग स्पेसिफिकली, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज़ अ वेरी मैस्कुलिन सॉर्ट ऑफ अप्रोच कि अच्छा ये क्रिमिनल है, ये पुलिस ने किया, एंड वो उस तरह से क्लियर डिवाइड भी दिखाते हैं। मुझे याद है कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो शम्स ताहिर खान एक क्राइम रिपोर्टर है, आज तक में बहुत सालों से काम करते हैं, तो मुझे याद है कि उनकी ये पॉपुलैरिटी थी तब। उस वक्त इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स नहीं आए थे, मैं 2003-4 तब की बात कर रही हूँ। तो क्राइम शो करते थे, तो इतने पॉपुलर थे कि जब ट्रेन जाती थी नॉर्थ इंडिया में और पता चल जाता था कि शम्स ताहिर खान जा रहे हैं तो लोग आ जाते थे स्टेशन पे शम्स ताहिर खान को देखने। बट दैट स्टार्टेड अनदर वे ऑफ रिपोर्टिंग। हमारे तक आते आते थोड़ा सा, जैसे मेरे हिसाब से एक थोड़ी सी इंटरसेक्शनल अप्रोच रखने की ज़रूरत है क्राइम रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग सिर्फ क्राइम नहीं है। क्राइम में जेंडर भी इंटरसेक्ट करता है, क्राइम में हेल्थ भी इंटरसेक्ट करता है, क्राइम में पॉलिटिक्स भी इंटरसेक्ट करती है, क्राइम में सोशल जस्टिस भी इंटरसेक्ट करता है, क्राइम में इकोनॉमी, कल्चर, हर चीज़ इंटरसेक्ट करती है। तो उसको थोड़ा उसको ब्लैक एंड वाइट तरीके से आप नहीं देख सकते। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ मीडिया में अगर कोई औरत किसी क्राइम में इन्वॉल्व है ना, तो अगर आप कोई हेडलाइंस अखबारों की या जहाँ की भी पढ़ते हैं, जो लोग अगर पढ़ते हैं तो ऑब्ज़र्व करिए कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, समथिंग, राइट, या पत्नी या लड़की ने गमन करके भागी। एंड इस तरह की लैंग्वेज में देयर इज़ जेंडर प्लेइंग अप, क्योंकि औरतों से उम्मीद नहीं है कि वो क्राइम कर सकती हैं, क्योंकि दे हैव टू अपहोल्ड वही सती सावित्री शरीफ अच्छी औरतें जो ये नहीं कर सकती। तो औरतों को एज अ ह्यूमन नहीं देखा जाता है ना, तो उस तरीके की सेंसेशनल भाषा इस्तेमाल होती है। आप हर पुलिस स्टेशन में जाइए, ये हर रिपोर्टर आपको बता सकता है जिसने कभी भी कोई क्राइम कवर किया हो कि किस तरह की कास्ट प्रोफाइलिंग होती है। मेरा खुद से ये बहुत सारा ये अनुभव रहा है कि पुलिस स्टेशन में गए और उनको अगर कास्ट रिलेटेड क्राइम्स पूछा जाए तो पुलिस वाले बहुत ही कास्टिस्ट भाषा को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि हम उस बस्ती से, उस कम्युनिटी की बस्ती से लोगों को पकड़ के लाते हैं क्योंकि ये तो करते ही हैं चोरी। सो इस तरह का एटीट्यूड भी है, क्योंकि पुलिस इज़ ऑल्सो इक्वली कास्टिस्ट, उतना ही ज़्यादा सेक्सिस्ट है। फिर एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि जिस तरह का ग्लोरिफिकेशन है ना, जैसे हमारी सारी पुलिस वाली फिल्में दबंग, सिंघम, ये सब इनकाउंटर कॉप्स को ही वो करती है ना, ग्लैमराइज करती है। तो हमारा एज अ सोसाइटी आर कंडीशनिंग इज़ टू सी कि ये क्रिमिनल है तो ये ब्लैक एंड वाइट है। और ये चौथी चीज़ जो बहुत चीज़ हो रही है मीडिया में, जो ये है कि हमने पुलिस वर्जन को क्वेश्चन करना बंद कर दिया है।
आप देखेंगे ज़्यादातर अगर कोई भी क्राइम रिपोर्ट अगर पब्लिश हुई है, उसका मापदंड जज करने का उस रिपोर्ट को कि वो सही रिपोर्टिंग है कि नहीं है, उसमें आप देखें कि पुलिस का स्टेटमेंट और वर्जन कितने प्रतिशत है और ग्राउंड रिपोर्टिंग कितने प्रतिशत है। आजकल क्या हो रहा है कि पुलिस वर्जन को ही क्राइम रिपोर्टर्स एज अ रिपोर्ट छाप रहे हैं, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। एक एग्जांपल आपको देती हूँ जो बहुत ही मतलब ट्रैजिक है बट कॉमिक भी है एट द सेम टाइम। 2009 में एक रिपोर्टिंग एक स्टोरी करी थी मैं। 25 या 24 जनवरी के आसपास एक इनकाउंटर हुआ था नोएडा में, जिसमें 2 लोगों को मारा गया था, जिसमें पुलिस ने कहा था कि ये लोग 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए 2 टेररिस्ट घूम रहे थे और किसी हाई प्रोफाइल इंसान को मारने वाले थे, एंड वी गन देम डाउन। इनकाउंटर हो गया। तो हम लोग को बहुत सारे रिपोर्टर्स को फ़ोन आया सुबह कि इनकाउंटर हुआ है, आ जाओ। जब हम लोग सुबह पहुँचे तो वहाँ डेड बॉडीज़ थी उनकी मारुति गाड़ी थी, और ऐसे ही जो है 2-3 बैग्स ऑफ ग्रेनेड थे, 20-25 गन्स थी, ये सब था। तो ऐसी बात होने लग गई, पुलिस वाले भी थे कि बात होने लगी कि ऐसे 26 जनवरी के पहले ऐसे कौन है जो इतनी सारी आर्म्स लेके घूम रहे हैं, ये तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। तो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब तक वो सारी गन्स हटा दी और सिर्फ 2-3 गन्स रह गई, और ग्रेनेड भी सारे हटा के 4-5 ऐसे रख दिए गए। तो एज अ रिपोर्टर अगर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे और आप मान रहे हैं कि भाई आतंकवादी 26 जनवरी के पहले दिल्ली में घूम रहे थे मारने के लिए, तो देन डोंट कवर क्राइम, नो, देन जस्ट कवर समथिंग एल्स। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू एज अ रिपोर्टर, चाहे आप क्राइम रिपोर्टिंग करें या कुछ, आपकी ट्रेनिंग ये है, हमेशा ये होती है कि यू कैनॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट द वर्जन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। आपको हमेशा उसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्राइम रिपोर्टिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को देख रहे हैं, वो इंटरसेक्शंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आप उसमें सोच रहे हैं कि अच्छा पुलिस ये बोल रही है, क्या ये इसमें कोई कम्युनल एंगल है, क्या इसमें कोई कास्ट स्टीरियोटाइपिंग है। वो सीन क्या होता है जहाँ पर आप चल के जाते हैं एज अ रिपोर्टर, एंड आप वहाँ पहुँचते क्या कैसे हैं, क्या करते हैं, वो जो करनी है, डूइंग प्रैक्टिस। सो वी वुड लाइक यू टू ओपन दिस उस नज़रिए से कि एक रिपोर्टर वहाँ जाके क्या ऑब्जर्व करती है और क्या ऑब्जर्व करते करते आपकी क्या कहानी या सीन खुलता है। रिपोर्टिंग के लिए मेरे लिए पिछले 16 सालों में क्या चीज़ काम आई है कि जो सबसे ऊपर है, मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में गए, तो मेरे लिए जो अधिकारी है उससे बात करना सबसे कम मायने रखता है। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं वहाँ देख पाऊँ कि कौन लोग हैं जो आए हैं कंप्लेन लिखाने, कौन लोग हैं जो कंप्लेन लिखाना चाह रहे हैं मगर लिखा नहीं पा रहे हैं। अगर पुलिस स्टेशन में एक कमरा है जहाँ पे सारा क्लरिकल काम होता है, कागज़ों का काम होता है, तो वहाँ क्या हो रहा है। सामने अगर रिकॉर्ड रूम है तो उसमें क्या हो रहा है। अगर पुलिस थाने में एक लॉकअप बना हुआ है तो उसके अंदर कौन है और कैसे बैठा है। तो इन सब चीज़ों से मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पे लोगों के प्रति स्थिति क्या है। तो एज अ रिपोर्टर मैं जब वो बात समझ जाती हूँ तो मेरे लिए फिर अलग अलग लोगों से सवाल पूछना और एक बैकग्राउंड तैयार करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने 2018 में एक इन्वेस्टिगेशन किया था वायर के लिए, जिसमें सरकार हर 6 महीने में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी यूपी सरकार, तो वो जो इनकाउंटर के नंबर थे वो उनको एज एन अचीवमेंट दिखाते थे। तो जब 1 साल हो गया तो ये समझ में आया कि उस वक्त बहुत सारे करीब 1200 लोग मारे जा चुके हैं। तो मेरे लिए उस स्टोरी में ये समझना बहुत ज़रूरी था कि कौन लोग हैं जिन्हें मारा गया है। और जब सरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो उसमें लोगों के नाम या ये नहीं बताती थी।
तो कुछ टाइम ये समझने में लग गया कि कौन लोग हैं, तो बहुत सारे अखबार, हिंदी अखबार जो छोटे छोटे केसेस रिपोर्ट करते थे, उनको कोलेट करके पता चला कि ये जैसे कि पश्चिम यूपी में इतने सारे केसेस हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना ऑब्जर्वेशन, तो मेरे लिए ये समझना, जब मैं एक एक गांव में एक ज़िले का नाम देखकर वो गांव में जाके उसके घर वालों को ढूंढकर उस घर में पहुंच के जब समझ में आया कि पुलिस ने तो कहा है कि ये तो 50 लाख का लूट करने जा रहा था इंसान, और पुलिस ने इसको गोली मारी, और आप उस घर में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि छप्पर टूट रहा है, उसका बूढ़ा बाप बैठा हुआ है वहाँ पे। फिर आसपास के गांव वाले लोग बताते हैं कि वो तो पहले भी अरेस्ट हो चुका था वो बंदा, और उसको जेल में इतनी उसके साथ टॉर्चर हुआ था कि उसका मेंटल बैलेंस खो चुका था, तो वो पेड़ के नीचे गांव में बैठा रहता था, और पुलिस ने उसको उठा के दिखा दिया कि वो 50 लाख की रॉबरी करने जा रहा है। सेम सब सारे केसेस में सेम टेम्पलेट था कि 17 से 40 साल की उम्र के लोग, लड़के, आदमी, जो ज़्यादातर मुसलमान या एससी या ओबीसी कम्युनिटी से थे, और वो कहीं लूट करने जा रहे थे या किसी को मारने जा रहे थे। जब पुलिस ने, या किसी बाइक पे या किसी कार में, और जब पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने पुलिस पे गोली चलाई, और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उन पे गोली चलाई। सो दिस वाज द टेम्पलेट। मगर जब आप उनके घर जा रहे थे, जब मैं उनके घर गई, बहुत लोगों के ऐसे करीब 14-15 केसेस मैंने ढूंढे, तो पता चला कि सेम सारे वर्किंग क्लास लोग थे। कोई समोसे की रेड़ी लगाता था, कोई फलों की रेड़ी लगाता था, कोई गांव में चाउमीन बेचता था, और उन पे किसी पे 50 लाख की चोरी लगाई है, किसी पे लगाया है कि उसने 8,000 रुपए की अंगूठी चुरा ली और उस चीज़ के लिए उसका इनकाउंटर हुआ। तो इस तरीके के, और उनके घरों को देख के लगा कि समझ में आया कि पुलिस एक्चुअली जो दावा कर रही है 6 महीने में कि हमारा ये अचीवमेंट है क्रिमिनल्स को मार गिराने का, एक्चुअली आप सिर्फ अपने आंकड़े बढ़ाना चाहते हैं अचीवमेंट दिखाने में। और पुलिस ने किसी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, तो उनके घर में जब आप देखो और ऑब्जर्व करो उन बैठने में, तो पता चलता है कि पुलिस ने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, मगर सारे घर वालों ने मोबाइल फ़ोन से डेड बॉडीज़ की फ़ोटो खींची हुई थी। और आप जब वो डेड बॉडीज़ की फ़ोटो मैंने देखी वहाँ पे, तो पता चला किसी का सर फूटा हुआ है, किसी की आँख निकाली गई है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी को गोली पॉइंट ब्लैंक मारी हुई है। तो जिससे ये पता चलता है कि ये कोई चांस इनकाउंटर नहीं है, ये तो प्री प्लान्ड किलिंग है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि बहुत सारी फिल्में, मुझे जब रिपोर्टर्स को दिखाते हैं तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि कोई रिपोर्टर भाग के जा रहा है और किसी कोने में कोई सोर्स मिलके उसको चुपके से कागज़ दे रहा है। ऐसा कुछ मेरे 16 साल में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये, इसमें किसी ने मुझे कोई छुपा के कागज़ नहीं दे दिया, इसमें सब कुछ सामने था। बस मैं एज अ रिपोर्टर, मुझे उस जगह पे पहुंचने की ज़रूरत थी और सब कुछ वहीं पे था। तो उस तरह से ये चीज़ें आप जब तक जाएंगे नहीं और ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को लग रहा है कि आप कंप्यूटर में बैठ के बहुत ही खोजी तरीके से कोई डेटा निकाल के करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो रिपोर्टिंग है, मगर कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में आती है, जो अच्छी रिपोर्टिंग जिसको पढ़ के हम भी सीखे हैं, वो आप बस किसी जगह पे जाके पहुंच के उस क्राइम सीन को या जनरली उस सीन को ऑब्जर्व करने से आपको बहुत सारी टिप्स मिलती हैं। ने थ्रू आउट ऑब्जर्वेशन को बहुत फोरग्राउंड किया है कि क्या मतलब है एज अ रिपोर्टर देखना और फिर उसको परखना। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि व्हाट डज इट मीन टू बी ऑब्जर्व्ड। आपको भी वो देख रहे हैं, आपको भी हर स्पेस जो आपने डिस्क्राइब की है, आपको भी एक तरीके से देखा जा रहा है, एंड देन आपको किन तरीकों से देखा जा रहा है ना, हाउ आर यू नेविगेटिंग वो बीइंग ऑब्जर्व्ड। एक्चुअली दिस इज़ अ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये प्रैक्टिस करवाती हूँ। क्योंकि आप जब किसी नए स्पेस में जाते हैं, आप तो ऑब्ज़र्व कर ही रहे हैं जैसे आपने कहा, बट लोग भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए उस डिस्कम्फर्ट को डील करने की कि लोग भी आपको देख रहे हैं। और उसमें भी कई सारी स्ट्रैटेजीज़ भी फॉलो करते हैं, जैसे कि एज अ रिपोर्टर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अपनी
आप जहाँ कहीं पे भी गए हैं ज़मीन पर, तो आप इंफॉर्मेशन निकाल के ला पाएँ। और उस स्थिति में बहुत ही बेसिक और पहला चीज़ होती है कि आपने क्या कपड़े पहने हैं। मतलब आई एम द लास्ट पर्सन टू मॉरलाइज ऑन एनीथिंग, बट आई एम सेइंग एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ रिपोर्टर, ये भी मैंने थपेड़े खा खा के सीखा है। मुझे ये समझ में आता है कि हमारे इतने बेवकूफ़ तरीके की पेट्रियार्कल सोसाइटी है कि अगर आप एक दुपट्टा पहन लीजिए एज अ वुमन, तो बस सब लोग समझते हैं कितनी शरीफ है, और तुरंत अपना किसी और तरीके से शराफत से बात करना शुरू कर देते हैं। तो पहले मुझे लगता था एज अ फेमिनिस्ट कि मैं क्यों करूं। फिर मुझे लगा अच्छा ठीक है चलो, एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट अप विद अ लॉट ऑफ दीज प्लेसेस लाइक खाप पंचायत के लीडर्स। मेरे को याद है ऑनर किलिंग हुई थी, उनसे इंटरव्यू में करने गई। खाप पंचायत लीडर्स थे जो उसमें इन्वॉल्व थे उस ऑनर किलिंग में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसी लड़की अगर हमारे कम्युनिटी की होती और ऐसे एक मेल कैमरा पर्सन के साथ घूम रही होती, तो हम भी उसको काट के भी पेड़ में लटका देते। और शुरू में ना, मैं नई नई कॉलेज से निकली थी, तो मुझे लगा ऐसे कैसे बोल दिया, और मैंने बहस करी उस खाप पंचायत लीडर से, और उसने कहा मैं आपको अब इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो जो मैं न्यूज़ रूम में लड़ाई करके गई थी दिल्ली में कि मुझे हरियाणा जाने दो, मुझे रिपोर्टिंग करनी है, और अब मैं वापस कैसे आऊँ कि मुझे स्टोरी नहीं मिली। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं ना ये बेवकूफ़ शरीफ औरत का रोल प्ले करती हूँ अब इस तरीके के लोगों के साथ बहुत स्ट्रेटेजिकली। और फिर क्योंकि उनके हिसाब से औरतों का ऐसे दिमाग नहीं है, और मैंसप्लेन करना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुझे आई रियलाइज दे एंड अप टेलिंग मी मोर दैन वो किसी और ऐसे मेल रिपोर्टर को बताते हैं। और फिर मैं वो इन्फॉर्मेशन ला के अच्छे से मैं उसको लिखा के देन आई हैव पुट दैट आउट इन द पब्लिक डोमेन। तो वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत काम में आई है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बी स्मार्ट एज अ रिपोर्टर, what you personally believe, all of that has to reflect in the story, but while you're on the ground, तो आप जो है थोड़ा हर तरीके से समझ लीजिए कि अच्छा मेन एम क्या है मेरा, कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। झूठ मत बोलिए, डोंट डिसीव, डोंट बी अनएथिकल, बट यू हैव टू वेरी योर टोन इन द वे यू सीक आउट इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेगवे है ये सवाल करने के लिए भी कि ये काम करते करते आपने जिस तरह से कहा ना लोग कैसे आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपकी पितृसत्ता की क्या समझ बनी है, और उसमें ये औरत जो है ये क्या कड़ी है, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो विटनेस हो, या कुछ भी हो। पितृसत्ता की क्या समझ तो हमें हमेशा से रही है। उसके लिए शब्द बाद में जब कॉलेज में आए तो समझ में अच्छा ये शब्द है, मगर ये सब तो हम हमेशा से झेलते आए हैं, अभी भी झेल रहे हैं। बट मुझे ये समझ में आया कि पितृसत्ता के साथ खेलना बहुत ही आसान है, जो मैंने अब शुरू कर दिया है। जो मुझे समझ में आया कि अच्छा मतलब तुमको क्या चाहिए, कि तुम बहुत महान हो और हम बैठ के तुम्हारा ज्ञान सुने, यही है ना पितृसत्ता, कि हमें क्वेश्चन मत करो, हमें ये मत कहो। बट एज अ रिपोर्टर बहुत बार ऐसा होता है, मेरी बहुत सारी मेजर स्टोरीज अगर मैं देखूं, जैसे आरएसएस पे स्टोरी करी है मैंने, या खाप पंचायतों पे स्टोरी करी है, या पुलिस पे स्टोरी करी है। बेसिकली मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि उनका जो कूड़ा है वो ऑलरेडी उनके संग सामने आप बैठ जाइए तो वो अपने आप उगल देंगे, जिनको इतना खुशी मिलती है उगलने में। वॉट यू हैव टू वर्क ऑन इज कि आप अपना धीरज बांध के रखिए कि इतना कूड़ा आ रहा है तो वो घुस रहा है आपके दिमाग में, बट एज अ रिपोर्टर यू शुड बी थ्रिल्ड कि आ रहा है और अब इसको हम एक्सपोज करेंगे। देयर आर टू वेज। एक और तरीका है, जो ये तरीका मैंने एक लॉयर है वृंदा ग्रोवर, उनके साथ में एक हापुड़ गई थी, एक मॉब लिंचिंग का केस वो लड़ रही थी, और उस अदालत में घुसना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, स्पेशली एज अ वुमन, एंड बिकॉज इतना ज़्यादा वहाँ पे औरतें पब्लिक स्पेसेस में नहीं आती हैं, उस कोर्ट में नहीं आती हैं,
तो उन आदमियों को कैसे झेलना है? तो वृंदावन ने मुझे कहा कि एक तरीका ये है, जब आप बहुत ही हम्बल और शरीफ और ये बन जाते हैं कि बता लीजिए सर, जितना ज्ञान देना है, मुझे कुछ नहीं आता, सिखा लीजिए। और दूसरा तरीका ये है, समटाइम्स यू बिहेव लाइक दैट privileged English speaking madam who nobody can question. And then that is another way to navigate and do your thing. तो ये depending on the situation आप use कर सकते हैं, but coming to the point that I was making, that it's very easy to sometimes play with it. हम बात करते हैं कि पितृसत्ता में कैसे विमेन रिपोर्टर्स, क्राइम और नॉट, एक्सेस नहीं मिलता है। कई जगहों पे आपका एक्सेस नहीं मिलता है। कहाँ एक्सेस मिलता है? पर एज अ वुमेन रिपोर्टर आपको क्या ऐसा है कि आपको एक अलग टाइप का एक्सेस अपने आपको ऑफर करता है वो पोजीशन आप जब ऑक्यूपाई करते हो? मैं मुजफ्फरनगर के दंगे रिपोर्ट कर रही थी, तो उसमें ना दंगों के दौरान जब दंगे हो गए तो उसके बाद करीब 5-6 हफ्ते में कई सारे रिलीफ कैंप्स में रही रिपोर्टिंग करने को। तो मुझे जैसे रात में गांव में ही रुकना होता था किसी ना किसी के घर में। अब गांव में आप रुके हैं तो क्या होता है कि रात हो गई, खाने का वक्त हो गया, आदमी लोग खाना खा के बाहर और आप घर के अंदर। और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये जो सारे मेरे साथ ये जो बाहर बैठ के दुनिया जहान की बात कर रहे हैं आदमी, मेल रिपोर्टर्स, मुझे भी जानना है। मुझे नहीं सुनना अंदर की कौन सी चाची ने बाल्टी उठाई और उनकी कमर में दर्द हो गया। तो शुरू में मुझे बहुत ही कोफ्त होती थी। एंड देन आई रियलाइज दैट दे डोंट हैव द एक्सेस आई हैव विच इज़ इनसाइड द हाउस। ये मेरे नारीवादी सोच के साथ भी बहुत ज़्यादा जाता है, जो तब तक मुझे समझ नहीं थी इस चीज़ की, कि हम हमेशा बात करते हैं कि मीडिया में एक होता है सोर्स ये होता है कि जो आपको खबर देता है या जिसे आप कोट करते हैं। और आप अगर देखेंगे, मान लीजिए कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस भी रिपोर्ट हुआ है ट्रेडिशनली कन्वेंशनली मीडिया में, तो क्या करेंगे रिपोर्टर? पुलिस वाले, मेल पुलिस वाले का आपने बयान ले लिया। जिसके साथ अगर किसी औरत के संग ऐसा हुआ है तो उसके भाई ने बयान दे दिया, उसके बाप ने बयान दे दिया, हाँ, पड़ोस में भी किसी चाचा जी ने बयान दे दिया और रिपोर्ट लिख गई। तो औरतों की आवाज़ कहीं आती नहीं है एज सोर्सेस। एंड आई रियलाइज्ड कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। जो मेरी तकलीफ है मीडिया से कि औरतों की आवाज़ नहीं आ रही है, दिस इज़ माई वे ऑफ पुटिंग इट आउट। आदमी को अलग एक्सेस मिलता है कि भाई वो रात में खड़े होके उन्होंने चाय भी पी ली, सिगरेट भी पी ली, इन्फॉर्मेशन भी मिल गई जो मुझे नहीं मिल रही है, बट उनको अंदर से नहीं पता चल रहा है। तो ये चीज़, जैसे आप पुलिस इनकाउंटर की स्टोरी करेंगे, आप देखेंगे सारी जिन लोगों से मैंने बात करी है वो सब औरतें हैं। अगर मैंने बहुत सारे टेरर केसेस कवर किए हैं, टेरर केसेस कौन लड़ते हैं? जब आदमी को जेल में करते हैं तो औरतें ही सडनली उनको दे हैव टू बी, वो घर भी चला रही हैं क्योंकि वो कभी निकली नहीं है, मगर अब उन्हें घर भी चलाना है, केस भी लड़ना है, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बट अगेन स्टीरियोटाइपिंग हैपन्स इन द सेंस दैट मैंने दुनिया जहान की स्टोरी करी है, पॉलिटिक्स पे, हेल्थ पे, इकोनॉमी पे, इन्वायरमेंट पे, मगर क्योंकि मेरे सोर्सेज औरतें होती हैं तो जब भी मुझे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कहते हैं अरे ये नेहा दीक्षित हैं, ये महिलाओं के मुद्दों पे लिखती हैं। सो दैट इज़ द अदर स्टीरियोटाइपिंग। और फिर मैं हमेशा करेक्ट भी करती हूँ कि अच्छा तो फिर आप आदमियों के मुद्दे पे लिखते हैं क्या? जैसे मुझे याद है कि एक स्टोरी हम कर रहे थे कि दिल्ली में कॉलेरा और टाइफॉइड के केसेस बहुत बढ़ गए थे। फिर हमने जब उनके नंबर देखे तो हमने देखा कि औरतों को ज़्यादा है। मगर जब हेल्थ की स्टोरी करते हैं, जेंडर या कहते हैं हम जेंडर स्टोरी बहुत करते हैं, तो कहेंगे अरे वी राइट अबाउट मैटरनल इशू, मैटरनल मोर्टेलिटी, वी राइट अबाउट सेक्सुअल वायलेंस। मगर हेल्थ में ऐसा नहीं समझ सकते कि औरतों को भी टाइफॉइड और कॉलेरा होता है। और क्यों ज़्यादा केसेस हैं? क्योंकि पानी का काम कौन करता है घर पे ज़्यादा? तो हम देख ही नहीं रहे। सो इस तरह के जो ग्लास पार्टीशंस बने हुए हैं ना, वो तोड़ने की तरह कभी भी एक कोई मुद्दा नहीं है, बहुत सारी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार है आपने ये जो। तो नेहा, अब मैं अगर आपसे पर्सनल सवाल करूं
ये अब तक की आपकी 16 साल की जर्नी रही है, व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट योरसेल्फ? आपकी सबसे बड़ी बड़ी लर्निंग्स क्या रही हैं? ये सब कुछ मैंने रिपोर्टिंग के थ्रू सीखा है। फिर धीरे धीरे बहुत सारे हमारे रिपोर्टिंग पे भी सवाल उठे, जैसे कास्ट की बात करें अगर, मुझे बहुत बार लगता था कि अरे ये क्यों क्रिटिक कर रहे हैं मेरा रिपोर्टिंग क्योंकि मैं सवर्ण हूँ। पर मुझे समझ में आया कि मुझे मानना पड़ेगा कि मैं सवर्ण हूँ, मुझे बहुत सारी एक्सेस मिलती है जो बहुत लोगों को नहीं मिलती है। तो ये रिपोर्टिंग के थ्रू भी हमने सीखा है और बहुत लोगों ने हमें सिखाया भी है, चाहे डांट के, चाहे गाली दे के, चाहे प्यार से, उससे भी हम बहुत कुछ सीखे हैं। और सबसे ज़्यादा हम सीखे हैं क्योंकि हमें एज अ रिपोर्टर ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर लोग यूज़ करें तो, कि आपको ज़मीन पे जाने का एक मौका मिलता है और आपको समझने का मौका मिलता है। तो वहाँ से ही सीखा है मैंने, मुझे यही काम आता है, मैं यही काम कर सकती हूँ और इसी काम ने मुझे सिखाया है। मैंने अपने जैसे मैंने कहा कि मुझे ये समझ में आया कि इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने बारे में समझ लेनी चाहिए कि भाई हम यही काबिल हैं, यही कर पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये भी समझ में आया कि हम बहुत कंडीशनड हैं और इसलिए जब ज़मीन पे जाते हैं तो डीकंडीशन होने का मौका मिलता है। बहुत कुछ जो सीखा हुआ होता है ना हमारा ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि पहले से मत सोचो कि स्टोरी क्या है। जो हम बहुत सारे लोग जो दुनिया से इंगेज करना चाहते हैं एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे या आइडियोलॉजी के लेवल पे, तो हम ऑलरेडी सोच लेते हैं कि देखो ये हो रहा है भाई, ये देखो ये बैठा हुआ है सेक्सिस्ट बुढ़ा बैठा हुआ है जो अभी गाली सुनाएगा और ये करेगा ये करेगा। फिर आपको समझ में आता है अच्छा हाँ है, सेक्सिस्ट है, मगर अगर आप प्रिविलेज की हायरार्की में देखें तो आप ये भी देखें कि वो उसको भी किसी तरह से दबाया गया है। क्या उसको उसकी जाति की वजह से दबाया गया है या उसको उसके धर्म की वजह से दबाया हुआ है? तो उसका सेक्सिज्म तो गलत है, मगर बाकी कुछ हो रहा है वो भी देखना मुझे ज़रूरी है। तो ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे ये समझ में आया कि किसी की चीज़ के बारे में एकदम ठोस समझ पहले से बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले जाके समझना ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं बोल रही हूँ, बहुत एफ़र्ट लगता है ये हर बार अपने आप को बताने में कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मगर ये मुझे समझ में आया क्योंकि पहले मैं थोड़ा रिजिड होती थी, अपने कुछ नारीवादी सोच को लेके मैं बहुत ज़्यादा रिजिड थी। अभी भी उस पर कायम हूँ, मगर उसको समझने का तरीका मेरा बदल गया है। का जो जुड़ाव है अपनी फील्ड से, उसके फॉर्म काफ़ी सारे हैं और यूनिक हैं। आपने पॉडकास्ट भी करा है, आप पढ़ाती हैं तो वो उसको चैप्टर वाइज करिकुलम वाइज ब्रेक करना, आप किताब भी लिख रही हैं, किताब आपने लिखी है, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स लिखे हैं, आप न्यूज़ रूम में हैं। तो इतने सारे फॉर्म्स करते करते क्या आपके लिए वो क्राइम सीन बदल जाता है जो हमने स्टार्टिंग का पॉइंट उठाया था? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, कि इन फॉर्म्स के ज़रिए आपके लिए क्या बना या अलग हुआ? एक्चुअली ये अलग अलग फॉर्म्स को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि एक स्टोरी को कैसे अलग अलग तरीके से बताएं, क्योंकि 16 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। जैसे कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हुआ है, तो बहुत सारे लोग पढ़ते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ रील्स और स्टोरीज देखते हैं इंस्टाग्राम में। तो जैसे मैंने सबसे बड़ा ब्रेक मेरे लिए ये रहा था, आई मीन राइटिंग तो अलग फॉर्म में करी थी, मैंने ग्राफिक नॉन फिक्शन के 2 किताबें करी थी, एक अरिजीत सिंह के साथ और एक प्रिया कुरियन के साथ, जिसमें लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट्स जो थी वो उन्होंने ग्राफिकली इलस्ट्रेट करी थी। इसमें एक ट्रैफिकिंग के ऊपर थी और एक मुजफ्फरनगर दंगों में सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर स्टोरी थी। और मुझे ये समझ में आया कि जो यंग लोग नहीं बोलना चाहिए, जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो एक्चुअली ये ग्राफिक तरीके से भी कॉमिक के फॉर्म में भी देखते हैं चीज़ों को। और मुझे समझ में आया कि बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरीके से भी लोगों के पास पहुंचाने की ज़रूरत है। फिर दूसरा, जैसे लॉन्ग फॉर्म आपने कहा या किताब का फॉर्म कहा, जो मैंने आपको एक इनकाउंटर की स्टोरी बताई जहाँ पे पुलिस वालों ने आर्म्स कम कर दिए,
वो एक छोटी रिपोर्ट हो सकती थी जो मैंने एक मैगजीन की लिए करी 800 शब्द की। अब अगर उसको मुझे किताब में बनाना है तो एक्चुअली वो बहुत ही फ़न प्रोसेस है, क्योंकि मुझे फ़न प्रोसेस इसलिए है क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है रिसर्च करना, समझ में आना कि कौन दो लोग थे, ये कहाँ से आए थे और कहाँ से आए थे, उस जगह में क्या हो रहा था, और ये कौन पुलिस वाले हैं जिन्होंने चेंज कर दिया और किसी ने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, तो ये क्या बार बार कर रहे थे। तो अलग अलग सिस्टम्स और जगहों और लोगों के बारे में पता लगाना और समझ में आना, अरे अच्छा ये भी जुड़ा हुआ है, अच्छा ये भी हो चुका है, तो वो बहुत ही अच्छा तरीका है और वो दूसरा फॉर्म है। और जब हम कहते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया, जब मैं कह रही हूँ, हम उस वक्त में भी रह रहे हैं जहाँ पे लोग 12-12 घंटे में पूरी पूरी सीरीज़ निपटा देते हैं, वेब सीरीज़ है ना, बिंज वॉचिंग भी करते हैं। तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन भी समझ में आता है कि नहीं, एक्चुअली अटेंशन स्पैन जहाँ उनको लगाना है वहाँ लगा लेते हैं लोग। सो व्हेन यू वर्क विद डिफरेंट फॉर्म्स देन यू रियलाइज कि भाई ये सारी चीज़ें काम करती है। जैसे पॉडकास्ट को मैं ज़्यादातर, क्योंकि अंग्रेज़ी में मैंने लिखा है और मैं एक हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आती हूँ, तो जैसे मेरी मदर वो इंग्लिश में उतनी फ्लुएंट नहीं है, तो जब उन्होंने मेरी पॉडकास्ट सुनी जिसमें मैंने केसेस कवर किए पिछले 16 साल में, तो उन्होंने, क्योंकि वो पॉडकास्ट थी और वो हिंदी में थी और वो इजी थी, सुनना ज़्यादा आसान था, तो तब उनको पता चला कि अच्छा ये काम क्या करती है, ये काम करती है। तो अलग अलग तरीके, और आई थिंक वो बहुत अच्छा रहता है समझना। उससे ये भी बहुत अच्छी सीख मिली कि मुझे पता चल गया कि क्या मुझे ज़िंदगी में नहीं करना है। तो अलग अलग फॉर्म से बहुत बहुत फ़ायदा होता है। आप यंग रिपोर्टर्स या जो बनना चाहते हैं रिपोर्टर्स, उनके साथ आप काम करते हो एज समवन जो उन्हें सिखाते हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक लड़की को रिपोर्टर बनना है तो आप उनको क्या कहोगे, और ऐसा कुछ जो शायद आपने क्लासरूम में आप अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए या कह नहीं पाए, एक वो क्लासरूम की स्पेस ने आपको वो मौका नहीं दिया, बट इफ़ यू वांट टू से समथिंग किसी यंग लड़की को जो बनना चाहती है, जो करना चाहती है, क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती है, शायद वो अशोका नहीं आएगी, कि करो। मेरी एडवाइस ये है कि जाओ और करो। मेरे को ज़्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं जो, मैं जहाँ मतलब किसी एक संस्थान की बात नहीं कर रही, जनरली ये बात कर रही हूँ कि दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है कि हाय हम कैसे करेंगे। एक चीज़ जो मैं सबको बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ और बार बार बोलना चाहती हूँ, कि एक हम जर्नलिज्म को लेके और रिपोर्टिंग को लेके परसेप्शन है कि जब तक आपके कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क्स नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत ही बड़ी फालतू चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिविलेज सेक्शन के अर्ली रिपोर्टर्स जो आए थे, जिनके पास अपने माँ बाप की डायरेक्टरी थी जिसको वो इस्तेमाल कर सके, उन्होंने ये बात फैलाई। आपको कहीं से भी कोई जगह से आने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक भी फ़ोन नंबर नहीं है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मिल जाएगा। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मेरे आसपास किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मुझे सोशलाइज करना नहीं अच्छा लगता है। कोई ज़रूरत नहीं है सोशलाइज करने की। एक स्टोरी पकड़ो और उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दो। आपका कॉन्टैक्ट नेटवर्क ऑलरेडी अपने आप बढ़ता जाएगा। जब आप दूसरी स्टोरी करेंगे, चौथी, पांचवी करेंगे, तब तक आपके पास 10 फ़ोन नंबर होंगे। तो ऐसे आप अपना काम करिए, रुकने की ज़रूरत नहीं है और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है हाय मैं कैसे करूं। सबसे जिसको भी रिपोर्टर बनना है ना, वो एक स्टोरी पकड़े, अपने दिमाग में आइडिया ले और उस पर काम करना शुरू कर दे। वहीं से शुरुआत हो जाएगी। द डे उस दिन आपने काम करना शुरू कर दिया, बस फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप फिर खून चख लेंगे, फिर आप रुक नहीं पाएंगे। तो वो स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक नेहा, आपने थ्रू आउट पूरे इंटरव्यू में इतने इतने नगेट्स दिए हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारा अहम सवाल है कि क्राइम को नारीवादी नज़रिए से कैसे देखें, उसे खोलते हैं। बट जस्ट टू एंड द कॉन्वर्जेशन, ताकि हम इसे बांध सकें उनके लिए जो हमें सुन रहे हैं, कि आपका काम करते करते, क्राइम रिपोर्टिंग करते करते,
ये नारीवादी सोच क्या है जो आपके काम में है, आपके करने के तरीके में है? इफ़ यू कैन से इट इन फ्यू वर्ड्स। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं लेबर की बात कर रही हूँ, है ना, तो लेबर में मैं सिर्फ जो एक फोटो हमारे दिमागों में डाल दिए गई है कि एक मजदूर आदमी अपने सर पे कुछ उठाए हुए है, वही मजदूर की, वो नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी समझना है कि ट्रांस लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कोविड कवर कर रहे हैं तो मुझे ये भी जानना है कि उन ट्रांस लोगों को क्या हुआ जब लॉकडाउन चल रहा था। ठीक है, तो आप पैंडेमिक को सिर्फ ऐसे नहीं कवर कर सकते। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ उसको एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देख सकते हैं। अभी आप पैलेस्टीन और इसको देख रहे हैं, क्या वहाँ पे किस तरीके से अलग अलग जेंडर्स को उस चीज़ में इम्पैक्ट हो रहा है। कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है तो वो सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है, वो अलग अलग जेंडर्स को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप जैसे बहुत केसेस जब होते थे, जब माइनिंग के केसेस हम लोग कवर करते थे छत्तीसगढ़ झारखंड में, जहाँ एसआर और बहुत सारी कंपनियां आके करती थी, आदमी तो माइग्रेंट वर्कर्स बन के बाहर चले जाते थे, तो वो अपनी ज़मीन उन आदिवासी एरियाओं में कौन बचाता था? औरतें बचाती थी ना। तो ये सिर्फ माइनिंग पे आप रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, उसका इंटरसेक्शन जेंडर पे भी है कि वो आदिवासी महिला कैसे अपना ज़मीन ही नहीं पूरा एनवायरनमेंट पे बचा रही है। तो ये बार बार अपने आप को याद दिलाना कि एक जेंडर लेंस की बहुत ज़रूरत है जो आपको अपना विजन करेक्ट करने में मदद करे, जहाँ आप समझ में आए कि अगर मैं बजट कवर कर रहा हूँ तो मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं जाके महिला से पूछ लूँ कि भाई आपके किचन में अब इसका क्या फ़र्क पड़ेगा है। ये महिला हमें रेलवे के बजट पे भी ओपिनियन दे सकती है, और ये ट्रांस आदमी हमें या ट्रांस औरत हमें डिफेंस के बजट पे भी हमें दे सकते हैं अपनी ओपिनियन। उनको सिर्फ ट्रांस बिल या ट्रांसजेंडर एक्ट के लिए आपको पैनलिस्ट नहीं बनाना है। तो ये अलग अलग बातें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए एक नारीवादी सोच ये है जहाँ पे पीपल अक्रॉस जेंडर और सेक्सुअलिटी अपनी बात इक्वल तरीके से पब्लिक डोमेन में उनकी बात आए और उनके बारे में बातें आए। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल नोट टू एंड ऑन। हमारे लिए यहाँ समझने देखने के लिए बहुत कुछ है। नेहा दीक्षित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अस। थैंक यू, बहुत ही खुशी हुई मुझे। अपराध की छवि समझते बनाते और पत्रकारों को सुनने के लिए जुड़े रहें निरंतर रेडियो के F-रेटेड इंटरव्यू से।